रहमान का लगभग प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है और ऐसे में बांग्लादेश में जब नई सरकार बनेगी तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जो 5 सवाल आज हमने भी पूछा है वो एक बार हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार 5 कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल है कि पाकिस्तान परस्ती बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमेंगे या नहीं। तीसरा सवाल यह है कि कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगेगी या नहीं। बॉर्डर पर बांग्लादेश से घुसपैठ थमेगी। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दखल रुकेगा या नहीं। ये 5 ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जो है फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर सैयद रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार, वीरेंद्र भट्ट और अमीय भूषण सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। हाशमी जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, अगर बांग्लादेश की परिस्थिति का जिक्र करते हैं, मौजूदा वहां पर जो चुनावी परिणाम सामने आया है, बीएनपी की एक तरफा जीत होती है। 299 में से 289 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें बीएनपी 212 सीटों पर अभी तक फिलहाल जीत हासिल कर चुकी है। ये क्या संकेत है? देखिए, ऐसा है कि जो रिजल्ट आया है अभी डिक्लेयर होने में तो कल तक फाइनल डिक्लेयर होगा, क्योंकि वो वहां पे प्रोसेस है। पहले वो नोटिफिकेशन गजट इशू करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। बट अनऑफिशियली जो आप बता रही हैं वही सिनेरियो है। लेकिन बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसने भी करीब, और उसके जो एलाइज है नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जो मूवमेंट जेन जी की जो पार्टी कहलाती है, इन दोनों ने करीब 77 सीट जीती है। अगर अकेले जमात इस्लामी बांग्लादेश की बात करें तो 66 या 67 सीट से वो जीतेगी, या उससे थोड़ी ऊपर 1-2। ये एक बड़ा अचीवमेंट है जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी जहां बनी, हिंदुस्तान में ही बनी, मौलाना मौदूदी थे, डिवीजन में पाकिस्तान चले गए, बट वहां जमात इस्लामी 2 सीट 3 सीट ऐसे लाती है। जो जमात को बांग्लादेश में 12% मुश्किल से वोट मिलता था, आज वो इतनी बड़ी जंप लिया है। शफीकुर रहमान जो उसके अमीर हैं जमात के, उनके लीडरशिप में, ये गौर करने वाली बात है कि क्या फैक्टर है वहां पे। और जहां तक हिंदू माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की बात है, तो एक पॉजिटिव तस्वीर भी निकल के आई है। वो ये है कि ढाका 3 जो ढाका 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट्री, वहां से बीएनपी के जो उम्मीदवार है ज्ञानेश्वर चंद्र राय, वो हिंदू हैं, और उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 99,000 से ज्यादा वोट से हराया है। बांग्लादेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर जमात इस्लामी का जिक्र किया जाए तो इस बार 10 पार्टियों के साथ गठबंधन करके जमात इस्लामी जो है वो चुनाव लड़ी। उसके बावजूद भी अगर 70 सीटों पर उनका सुपड़ा साफ हो जाता है तो ये कैसे उनकी ऐतिहासिक जीत होती है? सुपड़ा साफ उस वक्त होता जब वो उन सीटों पर रहती। मैंने तो पहले बताया कि जमात इस्लामी वहां पे मुश्किल से 12% चुनाव लड़ रही है ना, वो वोट लाती थी। वो तो अरे सुपड़ा साफ कैसे कहेंगे, वो तो पहली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, अलग पार्टी से लेके। इसके पहले वो कोलिशन गवर्नमेंट में थी बीएनपी के साथ, बाद में शेख हसीना रही, और जिस तरह से रिगिंग उनका रहा वोट का, तो बीएनपी ने भी और जमात इस्लामी ने भी और दूसरी छोटी पार्टियों ने भी वहां इलेक्शन का लगातार 10 साल बायकॉट किया, और जमात के 8-9 लीडर फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए। बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट में कॉन्स्पिरेटर को लेकर के, शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल करने को लेकर के, मगर इन सबके बावजूद भी अगर जो कॉन्स्पिरेटर थे, पाकिस्तान का साथ दिया था जमात इस्लामी ने, उसके बावजूद अगर आज बंगाली समूह इतना सीट दे रहा है जमात इस्लामी को, तो ये सोचने वाली बात है, चिंता की बात है भारत के लिए भी, कि जो पार्टी पाकिस्तान का साथ दिया था, उस पर आरोप लगे, उसके लीडर फांसी पे चढ़ाए गए, वो पार्टी इतनी सीट कैसे मिली? ढाका यूनिवर्सिटी में भी उसके स्टूडेंट यूनियन की जीत हुई बीएनपी के मुकाबले, जबकि बीएनपी ने यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी ये बात उठाया था कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था 71 में। तो पब्लिक का जो न्यू जनरेशन है, इसका मतलब ये उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहा है। मुजीबुर रहमान के वीरेंद्र जी, अगर तारिक रहमान का वीरेंद्र जी, अगर तारिक रहमान का जिक्र किया जाए तो माना जाता है कि तारिक रहमान को हिंदू समुदाय के प्रति अपेक्षाकृत उदार रुख रखने वाला नेता माना जाता है।
तो ऐसे में सवाल यह है कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार बढ़ा है मोहम्मद यूनुस की सरकार में, उसमें कमी देखने को मिल सकती है? देखिए 1971 से बांग्लादेश की स्थापना से लेके आज तक हर मौके पर, हर संभव मौके पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हो रहा है और मोहम्मद यूनुस के समय बढ़ गया था। अभी हाल ही में बांग्लादेश के एक नेता ने कहा था कि हमेशा हर चुनाव में हिंदुओं पे हमले होते हैं, हिंदुओं की हत्या की जाती है, इससे वहां के चुनाव में लाभ मिलता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये तो है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू उनका। और वैसे भी बांग्लादेश जो है कभी कोई अगर शेख हसीना वाजिद हैं तो वो मॉडरेटली हो जाता है इस्लामिस्ट, अगर बीएनपी है तो वो कट्टर इस्लामिस्ट हो जाता है। मोहम्मद यूनुस तो सीधे सीधे अमेरिका द्वारा बिठाए गए थे, तो वो तो पूरा अमेरिका एजेंडा चला रहे थे कि उनको अमेरिका को एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जिसको एज ए लेवरेज वो अगेंस्ट इंडिया के इस्तेमाल कर सके, वो अमेरिका ने किया। अब तात्कालिक रहमान के सामने जो चुनौती आएगी सरकार बनाने के बाद, जमाते इस्लामी इस बात की मांग करेगी कि शेख हसीना वाजिद का भारत से प्रत्यर्पण कराया जाए। और एक उनके नेता बीएनपी के सलाउद्दीन का बयान आया है कि उनकी सरकार शेख हसीना वाजिद के एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगी। तो बांग्लादेश की राजनीति में जो तात्कालिक फॉल्ट लाइन जो है, जो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी जो अमेरिकी पिट्ठू हैं, अमेरिका के बल पर चलने वाला संगठन है जमाते इस्लामी, ये इसी को मुद्दा बनाएगा तारिक रहमान की सरकार को कॉर्नर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कि शेख हसीना वाजिद के एक्सट्रेडिशन की मांग करो इंडिया से। और ये मांग पहले भी हो चुकी है, मोहम्मद यूनुस ने भी की है और भारत ने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब बांग्लादेश को नहीं दिया है। तो ये मुद्दा आएगा और साथ ही साथ तारिक रहमान की सरकार को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए कट्टरपंथी जमात इस्लामी के लोग हिंदुओं पे हमला करेंगे और ये पहले भी करते आए हैं, पिछले 1.5 साल में लोगों ने ये किया है। और ये तो इसलिए हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति तभी होगी यदि तारिक रहमान खुल करके स्टैंड लें कि हम जो है किसी भी वर्ग जो है समाज का कोई भी नागरिक हो, हम सबको सुरक्षा नहीं, लेकिन देंगे। तारिक रहमान ने जो चुनावी वादे किए उसमें तो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। देखिए कानून से केवल बात नहीं बनती है। जिस तरह से शेख हसीना वाजिद को जो सत्ता से बाहर किया गया और जिस तरीके से बांग्लादेश में पुलिस जो है एकदम लुप्त हो गई, गायब हो गई, तो जो सिविल अथॉरिटी का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है वो पुलिस, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी बांग्लादेश में। और इवन आर्मी को भी हालत संभालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। तो ये उनका वादा है एंड हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जमाते इस्लामी कोई कसर नहीं छोड़ेगी तारिक रहमान की सरकार को कॉर्नर करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको मेलाइन करने के लिए, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है। विकास जी, अब चर्चा हो रही है, लॉर्ड व्यू सर, विकास जी, अब चर्चा हो रही है कि शेख हसीना के आत्मसमर्पण की, एक्स्ट्राडिशन की, तो क्या लगता है आपको, अगर तारिक रहमान की सरकार की तरफ से अगर भारत से ये मांग की जाती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए, तो भारत सरकार क्या इजीली शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर देगी? अगर नहीं करती है तो क्या एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है? तो दलाई लामा भारत में इतने लंबे समय से हैं और चाइना लगातार इसका विरोध करता है, तो क्या दलाई लामा को सौंप दिया है क्या भारत ने चाइना? दूसरी बात है, क्या चाइना से भी बड़ी शक्ति हो गया है बांग्लादेश? विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि वो हमारी अतिथि हैं और वो अतिथि के तौर पे आई हैं और वो बांग्लादेश वायुसेना के विमान से भारत आई थी। इसका मतलब जो है वो जिस समय आई थी वो हेड ऑफ स्टेट थी उस समय, तो उनको ठीक है, इलेक्शन हुआ है, अच्छी बात है। और ये भारत तो मुझे नहीं लगता कभी उनको सौंपेगा। हाँ, ये जरूर करना चाहिए कि शेख हसीना वाजिद को कम से कम अभी बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके खिलाफ किसी तरह के ऐसे विवादित बयान देने से उनको जरूर रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि ऐसा ना लगे वहां पर कि दिल्ली को ढाका के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो वो थोड़ा सा भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो सवाल खड़े कर रही है ना, वो कह रही है कि चुनाव में बड़ी मात्रा में धांधली हुई है वहां पर। नहीं लगता है आपने सजीव वाजिद जी का इंटरव्यू नहीं सुना है? CNN न्यूज़ 18 को उन्होंने दिया है और उन्होंने बोला है कि एक बीएनपी एक बड़ी पार्टी है
और वो कम बीएनपी से बात करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एक सबसे बड़ा पहलू ये है, देखिए मोहम्मद यूनुस वैसे भी यूएसए के पिट्ठू थे और कई ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिसमें इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि जमात को जिताना है। ठीक है, जमात एक फोर्स बन के उभरी है, लेकिन ये सोचिए कि 18 महीने पूरा सिस्टम एनसीपी को खड़ा करने में लगा रहा और जमात को खड़ा करने में लगा रहा। पूरी यूनुस ने पूरी ताकत झोंकी, इसके बावजूद वो सत्ता से दूर है और काफी दूर है। ये मैटर। और सबसे बड़ी बात है जो शफीकुर रहमान ने जो एक्सपोज किया खुद को कि महिलाएं जो है पॉलिसी का निर्माण नहीं कर सकती, महिलाएं हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकती, एक भी महिलाओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया। और हम जानते हैं जो बांग्ला वुमेन्स है उनका पॉलिटिक्स में हमेशा से एक अहम भूमिका रही है। लंबे समय के बाद वहां कोई मेल प्राइम मिनिस्टर बनेगा तारिक रहमान के रूप में, उससे पहले हमेशा फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो ये समझिए कि कम से कम यूथ ने, क्योंकि एनसीपी 30 सीटों पर लड़ रही थी, जो नाहिद इस्लाम की पार्टी थी, उसमें केवल 5 में उनको जीत मिली है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ढाका के कुछ जगहों पर जरूर स्टूडेंट ने, युवाओं ने वोट दिया एनसीपी को, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरे बांग्लादेश में एनसीपी को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। और 18 महीने तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद और जितना वो कट्टरपंथ फैला सकते थे, अल्पसंख्यकों की हत्या कर सकते थे, वो करने के बावजूद वो पोलराइजेशन उनके पक्ष में नहीं हुआ जिसको जमात की उम्मीद। ठीक है भूषण जी, अब से थोड़ी ही देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और अब से कुछ ही मिनटों पहले जो है प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को फोन करके भी जीत की बधाई दी है। तो ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको एक बदलाव के तौर पर देखता हूं कि जो बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 संध्या 5 बजे के बाद जिस प्रकार वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ और आपने देखा है गत महीनों में जिस प्रकार अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और बांग्लादेश में जिस प्रकार दंगे बलवे सब, तो एक प्रकार से कि चुनाव हुआ और चुनाव के बाद बीएनपी जीत करके आई। मैं आपको बता दूं कि जिस जमात की बात हो रही है और खासकर नाहिद इस्लाम वगैरह की, तो आप देखिए कि इन लोगों ने ही मतलब सत्ता जो वहां पलटा गया उसमें कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन की भूमिका थी। लेकिन आप देखिए कि इस चुनाव में जनता ने एक प्रकार से उनको खारिज कर दिया है। केवल अर्बन एरिया को छोड़ दीजिए तो 65 जिलों का देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह बीएनपी आगे आई है और सबसे बड़ी बात है कि वहां 9% अल्पसंख्यक आबादी है, जिसमें 8% हिंदू और 1% में ईसाई और बौद्ध। तो ये 9% भी देखिए तो ये अल्पसंख्यक वोट भी बीएनपी की तरफ गए हैं। यहां तक कि इस चुनाव में 6 अलग अलग समूह खड़े थे गठबंधन, उसमें कुछ दल ऐसे थे, समूह ऐसे थे जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये एक ऐसा समूह था कि इसके कई राजनीतिक दल पहले अवामी लीग से जुड़े थे, लेकिन इसके बाद भी देखिए कि पूरा का पूरा अवामी लीग का भी जो मतदाता वर्ग है उसने बीएनपी को वोट किया है। तो मैं इसको एक बदलाव के तौर पर देखता हूं और कहीं ना कहीं मतलब नए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि भारत और बांग्लादेश का संबंध कहीं बेहतर हो, क्योंकि बांग्लादेश भारत संग लगभग 94% अपनी सीमा साझा करता है। वो जल है, वो थल है, वो नभ से है। जी हाशमी जी, बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होना, बीएनपी की बम्पर जीत, तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये जीत भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये बांग्लादेश के लिए इम्पॉसिबल है कि वो ट्रेड भारत के साथ रोक दे। बांग्लादेश की जो भी सरकार होगी, इवन इफ अगर जमात इस्लामी लेड गवर्नमेंट भी वहां पे बनती, तो भारत के साथ उनको एक बेहतर रिश्ता कायम करना ही होता। लेकिन इसके साथ ही हर राष्ट्र की अपना स्वाभिमान होता है। उनको ये लगता है कि कहीं हमें दबा करके बड़ा भाई छोटे भाई का रिश्ता तो कायम नहीं हो रहा है। अभी हाल के वर्षों में जो शेख हसीना जब वहां पे थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो पॉलिसी रही, उसने भी एलिनेट किया बांग्लादेश के प्रेजेंट जो जेन जी है, नौजवान तबका है, उसको भारत से दूर किया इनकी पॉलिसी भी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना वाजिद को प्रेशर दबाव बना सकते थे, वो उनको समझा सकते थे कि वो रिगिंग जो कर रही हैं, जिस तरह की तानाशाही तरीके से वो बांग्लादेश की सरकार को चला रही हैं, वो रवैया छोड़े और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो चलाए जिसमें सबकी भागीदारी हो। बीएनपी के लीडर को उन्होंने जेल में डाला था,
जिया बेगम को और उनके बेटे शेख जो हैं हसीना को आप सर कह रहे हैं कि वो तानाशाही से सरकार लंदन चला में थे, रही थी, तो जमात फिर को उठाला। मोहम्मद यूनुस तो को क्या अगर कहा जाए? भारतीय नहीं, आप देखिए ना, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं बात बोल रहा हूँ जब ये मोहम्मद यूनुस आए तो जो रिवोल्यूशन वहां पे कहते हैं जिसे, वो आया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस आए। टॉपल्ड होने के बाद शेख हसीना भाग के भारत आई उसके बाद। जी जी अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, दबाव बनाते हैं, वो जो एक पॉलिसी है कि उनको करने दिया जाए, फ्री किया जाए या दबाने की, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प टाइप की पॉलिसी, तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास पावर है, पॉलिटिक्स है, पैसा है, फाइनेंस है, आर्मी है, वो हमारे पास नहीं है ना। हमें तो क्यों नहीं अपने है हिसाब सर? से पॉलिसी हम तय भी अमेरिका से करनी कम थोड़ी हैं, किसी दूसरे देश से हम कम थोड़ी हैं। बहुत बहुत कम है। छोड़िए उस बात को, बस बस सिर्फ कैसे लंबी आप हो जाएगी, समझते हैं ठीक है कि ना। हम अमेरिका से यथार्थ कम पे हैं? जाएंगे अगर तो कैसे आप समझते हैं? कैसे नहीं कम है। आज डोनाल्ड कैसे? ट्रम्प सारा डिक्टेट करके बैठा हुआ है हमारी तरफ, हम एक एक चीजें मांग रहे हैं, वो ऐलान करता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के तेल वो नहीं लेगा वहां से, भारत रशिया से तेल नहीं लेगा, भारत वेनेजुएला से तेल लेगा, और जो जो नहीं तो मार्केट रेट है विदेश उस पे मंत्रालय, लेगा। विदेश नहीं मंत्रालय तो की ये तरफ तो से ये भारत सरकार किसी को तय बड़े कर रहा था ना। सरकार में किसी बड़े मंत्री या अधिकारी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम जो है वेनेजुएला से ही तेल लेंगे, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो वो कैसे कर रहा है भारत ना। सरकार? भारत कहने का को तो विदेश फिर कुछ विभाग भी कह रहे हैं क्यों ना नहीं, वो, कहने क्यों को तो नहीं कुछ भी कह रहे ट्वीट हैं। कर रहा वो है? तो क्यों नहीं ये भी एक्सप्रेस कह रहे हैं कर कि रहा है हम कि ये भारत की प्रधानमंत्री पोजीशन नहीं नरेंद्र है? मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे, तो क्या वो खत्म कर देंगे? भारत सरकार ठीक है क्यों सर, नहीं उनके हम बातों का वापस खंडन टॉपिक करती है पे भाई? आते हैं, टॉपिक पे आते हैं सर, जी ठीक बोलिए। है। जी जी तो मैं वही बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कन्विंस करना चाहती शेख हसीना को कि वो डिक्टेटोरियल तरीका छोड़ती, डिगिंग छोड़ती, इंक्लूसिव सरकार चलाती, तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। और जो यहाँ पे आ गई भाग करके शेख हसीना, और यहाँ बैठ करके पॉलिटिकल बयान दे रही है, वो प्लेटफॉर्म हमने दिया, इसने भी एलिनेट किया, बीएनपी को भी दूर किया, जबकि बीएनपी भी एक, आप माने तो सेकुलर लिबरल ही पार्टी है बीएनपी भी। और आज से 17 साल के बाद लंदन से आए हैं तारिक जिया जो हैं, उनके बेटे ठीक है। जनरल जिया के, तो जो फाउंडर थे बीएनपी के, तो इनकी पॉलिसी भी वही रहेगी। वो चाहेंगे कि भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो एक्स पे ट्वीट किया है और कंग्रेचुलेशन दिया है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि भारत ये मंशा रखता है कि नई आने वाली सरकार के साथ वो ठीक है। बेहतर पॉलिटिकल, कूटनीतिक और आर्थिक संबंध को मजबूत करे, प्रगाढ़ करे, और वो उस पर आगे बढ़े। वीरेंद्र जी, और जमात इस्लामी जो है वो तारिक साइड में रहमान की रहे। जीत के बाद भारत मैत्री समझौता एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। भारत मैत्री समझौता है क्या? मुझसे पूछा आपने? जी जी, भारत बांग्लादेश मैत्री समझौता। देखिए भारत मैत्री समझौता, तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1974-75 में हो गई थी। अभी पिछले महीने बेगम खालिदा जिया यानी तारिक रहमान की माता जी के देहांत के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए थे। तो भारत की ओर से अगर एस जयशंकर ढाका गए थे उनकी मिजाज पुरसी में, मातम में, तो भारत ने ये साफ बता दिया है कि हम आपके साथ हैं। हम भारत के हम बांग्लादेश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल सरकार हो और जो कट्टरपंथी जमातियों से मुक्त हो। अब ये आपको तय करना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की आईएसआई से दोस्ती चाहते हैं, जो एक टर्की में नया फर्जी खलीफा उभर रहा है एर्डोगन, उसको खलीफा बनने का भूत सवार हो गया है, उसके साथ जाना चाहते हैं, या भारत से समान रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी का सर्वाइवल बिना भारत के सहयोग के संभव नहीं है। उसको यहाँ से डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, एविएशन फ्यूल चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, बिजली चाहिए, आलू प्याज चाहिए, दवाई चाहिए, उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सारा यार्ड चाहिए, जो कीमत पे उसको ये सारे सामान भारत से मिल सकते हैं, वो कहीं से नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांजिट फैसिलिटी इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी है कलकत्ता पोर्ट से और अपने एयरपोर्ट से, वो भी जो है बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है, $400 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। और मोहम्मद यूनुस के 1.5 साल के कार्यकाल में उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है गारमेंट इंडस्ट्री तबाह हो गई है, और उसके सारे स्पिनिंग मिल बंद
होने का नोटिस दे दिया है वहाँ के लोग, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1 फरवरी से। यार्न उनके लिए बहुत महंगा हो गया है। तो बांग्लादेश को अगर अपना उज्जवल भविष्य चाहिए तो भारत ने उनको अपनी मंशा से अवगत करा दिया है जयशंकर प्रसाद जी की ढाका यात्रा के रूप में। अब तारिक रहमान को तय करना है कि वो बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो कट्टरपंथियों से समझौता करेंगे, वो पाकिस्तान से समझौता करेंगे, या टर्की के दबाव में रहेंगे, या अमेरिका के दबाव में रहेंगे और अमेरिका के पिट्ठू के रूप में सरकार चलाएंगे। अगर वो मोहम्मद यूनुस की तरीके से अमेरिका के पिट्ठू बन के सरकार चलाते हैं तो उनकी सरकार स्थिर होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है विकास जी, तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत बांग्लादेश की राजनीति में पाकिस्तान और चीन के लिए क्या संकेत है? देखिए, जो जियाउर रहमान की फैमिली है उनको प्रो चाइनीज फैमिली माना जाता है। वो इससे पहले भी वो चाइना के समर्थन में रहे, लेकिन ये बात सही है कि बांग्लादेश का काम जो है बिना भारत के चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तीन तरफ से पूरी तरह से भारत से ही घिरा है। वो इंडिया के अंदर लैंड लॉक, तो वो संभव नहीं है चाहे तारिक रहमान हो। और आप देखिए यूनुस जो है ना, केवल लिप सर्विस करते रहे, लेकिन आटा कहां से मंगाया, चावल कहां से मंगाया, आलू कहां से मंगाया, मसाले कहां से मंगवाए, प्याज कहां से मंगवाया, तेल कहां से मंगवाया, ये रिसर्च कर ले कोई। तो उन्होंने भी भारत से ही मंगवाया। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत पहले अपना कोर्स करेक्शन किया है। और जब जयशंकर जी गए थे और भट्ट सर ने उनका जिक्र भी किया है, तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की थी, और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात ना करके केवल तारिक रहमान के पास गए थे और शोक संदेश भारत सरकार की तरफ से जाहिर किया था जब खालिदा जिया जी का निधन हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार का आकलन सही रहा है कि बीएनपी आने वाली है। और 2 चुनौतियां हैं देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक जो आप मुजीब समझौते की बात कर रही थी, वो 25 साल का समझौता था, वो 1975 में ही खत्म हो चुका है। उसका 1997 में खत्म हो चुका है, सॉरी 1997 वो खत्म हो चुका है। अब देखिए, एक तो तीस्ता नदी का जो मामला है, तीस्ता नदी जल बंटवारे का, और दूसरा जो मामला है वो गंगा जल संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, गंगा को वहां पद्मा कहते हैं, तो वो उसको लेकर, क्योंकि वो सितंबर 26 में वो संधि खत्म हो जाएगी 30 साल की। तो और ये 2 जो है, मुझे लगता है यहां पर अगर समझौता होता है, वो तारिक रहमान सरकार के रवैये पर निर्भर करेगा कि वो 5 महीने में, 6 महीने में वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं। भारत वेट एंड वॉच करेगा। और मुझे लगता है कि हर तरह से, अब देखिए जो अमेरिका की बात हुई, कि भारत उस तरह का एग्रेसिव पावर नहीं है और वो उस तरह से अपने को रिप्रेजेंट भी नहीं करना चाहता। क्या फायदा इस बात का कि $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान में आप खर्च भी कर दे, वहां के लोगों की हत्या भी करें और फिर दुम दबा के भाग भी जाए? ऐसी क्या नीति है? वियतनाम में आप जाए भी, लड़े भी, हार भी जाए, फिर दुम दबा के भाग जाए। तो और केवल आप देखिए, जब यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो हर वेस्टर्न मीडिया कह रहा था ऐसे रूस हार रहा है, ऐसे रूस हार, अब क्यों कोई नहीं बोलता? तो आप बताइए कि युद्ध जो है वो लास्ट पॉलिसी होती है, क्योंकि युद्ध प्रॉफिट और लॉस के आधार पे जीता जाता है। हम बांग्लादेश में जीत के भी क्या हासिल कर लेंगे? बताइए, वहां है क्या रिसोर्सेज है? और देखिए एक चीज और, जी जल्दी से एक चीज और देखिए, कहीं ना कहीं जैसे जो बंगाल के लोग हैं, जो बांग्ला भाषा है और जो पूरा बांग्ला कल्चर है, खान पान संगीत, वो सब भारत से ही जुड़ा हुआ है और वही उनके राष्ट्र का आधार है। तो हमें ऐसा कोई, और मतलब पेशेंस से हमने, और जानते जितने भी हिंदुओं पे हमला हुआ वो इसलिए भी हुआ ताकि भारत को प्रोवोक किया जा सके, भारत कुछ ऐसा कर दे कि इलेक्शन टल जाए। यूनुस 6 महीने से ही कोशिश करता रहा कि इलेक्शन टल जाए, उसका राज बना रहे। अब सवाल यह कि यूनुस क्या करेगा? यूनुस तो मांग कर रहा था कि राष्ट्रपति का पद उसको दे दिया जाए, राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए। इसके लिए लंदन में बैठक हुई थी जिसमें जमात ने भी हिस्सा लिया था और तारिक रहमान के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें बीएनपी ने कह दिया है कि वो राष्ट्रपति के रूप में यूनुस को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक तो अब फाइट वहां एक मध्यम मार्गी पार्टी जो बीएनपी है और एक दूसरा जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जमात, उसके बीच होना है। ठीक और आप देखिए कि वहां क्या क्या होता है। अगर बांग्लादेश के राजनीतिक करियर का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम सरकारें वहां पर रही, चाहे वो शेख हसीना की बात हो या फिर खालिदा जिया की बात की जाए, मोहम्मद यूनुस की सरकार हो, सरकारें आती गई, बदलती रही, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कभी रुका नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि तारिक रहमान ने जो बांग्लादेश की अल्पसंख्यकों से वादा किया है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सख्त कानून बनाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे, तो क्या तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होगा?
जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने कहा है और एक मुश्त उनको वोट भी पड़े हैं अल्पसंख्यकों को, नहीं तो परिणाम इस प्रकार नहीं आता। तो मुझे लगता है और साथ में अगर उनको लंबे समय तक बने रहना है और बांग्लादेश की छवि भी एक अच्छी मतलब उदारवादी छवि हो, तो मुझे लगता है कि ये सब विचार करते हुए उन्हें ऐसे कानून जरूर लाने चाहिए। और ऐसे कानून अगर आते हैं तो फिर बांग्लादेश क्या है कि बांग्लादेश का आर्थिक उन्नति भी कहीं ना कहीं होगा। बजाय अभी आप देख रही थी पिछले 1.5 वर्ष में जिस प्रकार की चीजें हो रही थी बांग्लादेश में, उससे बांग्लादेश की छवि का भी नुकसान हुआ और सारी चीजें सामने में आई हैं। जी रिद्धि, दूसरा मेरा मानना था रिद्धि कि तारिक रहमान को लेकर के जो बात हो रही है कि आने वाले समय में भारत को लेकर के, तो आपके ध्यान में होगा कि खासकर शेख हसीना के शासन के दौरान भारत और बांग्लादेश में कई समझौते हुए जो रेल से, सड़क से संबंधित है, पोर्ट से संबंधित है, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां खासकर अगर बांग्लादेश के रूट के माध्यम से अगर आवागमन हो, माल ढुलाई हो, संचार की चीजें हो, तो कहीं ना कहीं वो सस्ती पड़ेगी। यहां तक कि 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में 7 रेल रूट्स थे उन दिनों जो बंद पड़े। बीच में मोदी सरकार आने के दौरान जब शेख हसीना थी उस 7 में से 5 रूट शुरू हो गए। तो अभी देखने वाली बात होगी कि खासकर ये तारिक रहमान आए तो क्या तारिक रहमान उन खासकर जो दोनों देश के विकास के लिए आवश्यक है जैसे रेल या सड़कों का, तो उन चीजों पर, प्रोजेक्ट्स पर क्या बढ़ते हैं या फिर क्या करते हैं, यथास्थिति बहाल रहती है। ठीक है। तो ये भी एक संकेत देगा कि कितना भारत को लेकर के उनका क्या नजरिया है, क्या सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें अगर होती हैं तो बांग्लादेश की भी तरक्की इसमें कहीं ना कहीं है। जैसे अगरतला से एक आपको अखौड़ा करते हुए वो रूट है कलकत्ता तक आने का, अभी अगरतला से कलकत्ता आने में कम से कम 1600 किलोमीटर की दूरी है, वो 450 है। तो ऐसे कई सारे मतलब सड़क और रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। जी ठीक है हाशमी जी, अगर शेख हसीना का जिक्र किया जाए तो शेख हसीना की आवामी लीग की जो पुरानी सहयोगी जातीय पार्टी है बांग्लादेश चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, जो उसके इतिहास की सबसे शर्मनाक हार माना जा रहा है। 96 सीटों पर 196 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद पार्टी पूरे देश में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ये क्या संकेत है? देखें, बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश में जो वोट हुआ है वो 60% पोलिंग हुई है। बांग्लादेश में 12 करोड़ 7 लाख वोटर हैं और इन्होंने अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल किया है वो 60% है। 60% भी कोई पुअर नहीं है, लेकिन आंकड़े नहीं है। लेकिन क्योंकि अवामी लीग पे बैन लग गया था, रोक लग गया था, और उसकी जातीय पार्टी एक छोटी रीजनल पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी थी, जब बैन लग गया तो अभी एक सर्वे आया था चुनाव से जस्ट पहले। वो सर्वे ये था कि अवामी लीग के वोटर्स किधर जाएंगे, मतलब अवामी लीग और जातीय पार्टी जो है, जातीय पार्टी को भी जो वोट मिलता रहा है वो शेख हसीना के ही वजह कर अवामी लीग का जो वोट बैंक था वो उसी के वजह कर। जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के जो एलाइज हैं तो वो बड़ी छोटी छोटी जो दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमेज है उनके नाम पे, चाहे चिराग पासवान की पार्टी वगैरह इस तरह की जो पार्टियां हैं वो सीट निकाल कर ले आती हैं। यही मामला जातीय पार्टी का भी था अवामी लीग के साथ। और लेकिन जो हालिया सर्वे हुआ वो सर्वे ये दिखा रहा था कि 46% अवामी लीग के जो वोटर्स हैं वो तो जाएंगे बीएनपी की तरफ और 33% वोटर्स जमात और उसकी जो एलाइज है एनसीपी उसके तरफ, और बाकी जो वोट जो बच रहे थे थोड़े वो जातीय पार्टी और दूसरी जो छोटी पार्टी थी उनको देने का मसला था। तो जातीय पार्टी जो शून्य पे आ गई उसकी वजह यही थी कि अवामी लीग के वोटर 46% तो गए बीएनपी की तरफ, 33% वो गए जमात और उसके एलाइज की तरफ, और कई और भी ठीक ठाक तादाद ऐसा था जिन्होंने वोट नहीं दिया। मैं देख रहा था एक चैनल पे एक मतदाता थे, वो अवामी लीग के मतदाता थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दिया, मैं वोट नहीं दूंगा, और थोड़ा इनडायरेक्टली कहा कि उसकी वजह यह कि एक पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने से रोका गया है, मतलब कि अवामी लीग को। तो जातीय पार्टी के जो पुअर परफॉर्मेंस है उसकी बड़ी वजह वो एक यही है। ठीक है, लेकिन बीएनपी यहाँ पर अगर भट्ट जी बात की जाए तो बीएनपी ने अभी थोड़ी देर पहले, आपसे कुछ ही मिनटों पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है और रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद जताई है।
बीएनपी के जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के जो हेड है नजरुल इस्लाम खान ने कहा है कि तारिक रहमान के लीडरशिप में भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे। तो क्या लगता है आपको कि आगामी समय में तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में और मजबूती देखने को मिलेगी? देखें, बीएनपी के ऐसा साथ है भारत कि के जो बैंक मेरा सवाल वीरेंद्र जी से जी था। जी जी देखिए, जी जी बेगम खालिदा जिया के समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का इतिहास कोई बहुत सुखद नहीं रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन से वो गायब हो गई, लुप्त हो गई हैं, और अब वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में टेक्निकली वो स्टेक होल्डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पार्टी का समर्थन आधार पूरी तरह से बांग्लादेश में समर्थन उनका है, तो अब जो है वो स्टेक होल्डर आज की तारीख में नहीं है, और तारिक रहमान जो है 18-17 साल लंदन में रहे हैं, और अब जी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह बदल चुका है। वो दौर जो था 70, 80, 90 के दशक का, आज से 20 साल पहले का, तो वो चीज अब नहीं है। और इस्लामिक रेडिकलिज्म की जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में थी, उसमें पाकिस्तान तबाह हो गया, बांग्लादेश ने तबाही देख ली है। तो अब जो है तारिक रहमान, आई होप कि उनका जो पूरा एटीट्यूड बड़ा प्रैग्मेटिक होगा, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होगा, बहुत प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि भारत के साथ चलने में ये म्यूचुअली बेनिफिशियल स्कीम है दोनों के लिए। बांग्लादेश को ज्यादा जरूरत है भारत की, भारत को भी जरूरत है, क्योंकि भारत को बहुत बड़ा जो है ट्रेड उससे मिलता है बांग्लादेश से। लाखों लोग बांग्लादेश से भारत आते हैं इलाज कराने, मेडिकल, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, पढ़ने छात्र आते हैं। तो ठीक है अगर सर, मैं ये जो माफी के आपने साथ आपको स्टेटमेंट रोकना बताए चाह रही हूँ हैं, क्योंकि मेरे पास ये वक्त की कमी है। जी, विकास जी, अगर यहाँ पर तारिक रहमान का जिक्र किया जाए तो करीब 2.5 महीने पहले जो है वो अपने वतन लौटे, बांग्लादेश लौटे, और 2.5 महीने में ही जो है उन्होंने इतना बड़ा उलटफेर कर दिया बांग्लादेश की राजनीति में कि 212 सीटें जीत गई। 299 में से फिलहाल 289 सीटों के परिणाम सामने आए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? पहली बात तो ये है कि जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है वो सीन में ही नहीं है, अवामी लीग। और अवामी लीग के भी जो समर्थक हैं और जो वहां मैंडेटरी वोटर्स भी हैं, उनको ये लग रहा है कि जमात से तो बेहतर विकल्प बीएनपी है, क्योंकि जमात आ गई तब तो वो क्लीन स्वीप करने लगेगी, ठीक है, और वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। और मुझे लगता है कि तारिक रहमान भी ने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं किया है, लेकिन 2-4 मैसेज उनका जो दिया था, एक तो वही जो आपने पहले भी बोला कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर, और ये ना दिल्ली से चलेगी ना पिंडी से चलेगी, मतलब बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी जो बिल्कुल मध्यम मार्ग है। यानी उन्होंने मैसेज दिया कि जो रजाकार विरोधी, क्योंकि जो रजाकार है वो जमात को रजाकारी माना जाता है, जो रजाकार विरोधी समूह है उनको मैसेज दिया कि वो पिंडी के कहने पर भी नहीं चलेंगे, और जो कट्टर लोग हैं, जो एंटी इंडिया वाले, उनको भी मैसेज दिया कि दिल्ली से नहीं चलेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्शन में बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश का भी विकास तभी होगा जब वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाएगा। और दूसरी बात, 18 महीने से एक ऐसी सरकार थी जिस पर जो नॉन इलेक्टेड थी उसका निर्वाचन नहीं हुआ था। अब जो सरकार आएगी वो जनता के वोट से बन के आएगी, तो जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और रोज का प्रोटेस्ट जो और एनसीपी बीएनपी करते की थे जीत ढाका में में, एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि आवामी लीग के करीब 10% वोटर्स ने जो है बीएनपी को वोट किया। बिल्कुल, ये भी है। बस एक लाइन में और कह दूं, जो शफीकुर रहमान जो जीते हैं, जो अमीर हैं जमात के, ढाका 15 से, वो 21,000 वोटों से लगभग जीते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर जीते भी हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है अगर जमात बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेगी सरकार के विरुद्ध, तो जमात पर पहले भी प्रतिबंध लगते रहे, और तारिक रहमान अगर जमात पे प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर उनके सामने कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई विपक्ष नहीं होगा। और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में ऐसा हमेशा हुआ है कि बीएनपी की इतनी बड़ी जीत, क्या एक ये भी फैक्टर है कि अब से कुछ महीने पहले ही खालिदा जिया का निधन हुआ, क्या उसकी भी सिंपैथी, उनकी भी सिंपैथी है? जी बिल्कुल, ये भी बातें हैं। और जो विकास जी ने दो बातें कही कि अवामी लीग के वोटर और माइनॉरिटीज, और एक कारण और भी मैं बता दूं, अमेरिकी एम्बेसी बीच में जमात के लोगों से मिल रही थी, तो पश्चिमी मीडिया में खासकर वाशिंगटन पोस्ट वगैरह में भी उस पर खबरें आई थी।
तो उसमें क्रिटिसाइज किया गया। तो हमें पश्चिम की भी शक्तियों को ठीक लगा है। कि बीएनपी कहीं बेहतर विकल्प हो ठीक है सर, सकता मुझे है माफी के जमात साथ की आपको जगह। रोकना पड़ रहा है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। Thank you. बांग्लादेश में बीएनपी ने एक तरफा ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से